प्यारे बच्चों, यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति में अभी तक हमने ये पढ़ा है कि यूरोप में समाजवाद कैसे आया। यूरोप में समाजवाद का रूसी क्रांति से क्या संबंध है, आज हम पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है रूसी क्रांति। रूसी क्रांति पढ़ने से पहले रूसी साम्राज्य की स्थिति देखिए। पूर्व में प्रशांत महासागर से पश्चिम में बाल्टिक सी, ब्लैक सी तक और उत्तर में आर्कटिक महासागर से लेकर दक्षिण में बच्चों मध्य एशियाई देश। रूसी जो क्रांति है बच्चों वो 1917 में आई। 1917 से पहले रूस में किस तरीके के हालात थे यह जानने की हम कोशिश करेंगे। रूसी क्रांति के समय शासक थे जार निकोलस द्वितीय। यह फोटो भी देख लीजिए, आप याद रहेगा, जार निकोलस द्वितीय। और जार निकोलस द्वितीय जो 1917 की क्रांति के समय शासक थे, उससे और पीछे जाकर हम 1905 से भी पहले की स्थिति देखते हैं कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालात वहां कैसे थे। अर्थव्यवस्था में सबसे पहले खेती। बच्चों 85% जो लोग थे वो खेती से जुड़े हुए थे, किसान थे। और शायद यूरोप में रूस ही एक ऐसा देश था जहां इतनी बड़ी आबादी खेती से जुड़ी हुई थी, जो कि फ्रांस है, जर्मनी है, वहां 40 से 50% लोग खेती करते थे। तो काफी बड़ी आबादी थी। और ये लोग जो हैं विदेशी व्यापार यानी निर्यात के लिए भी अनाज का उत्पादन करते थे। उद्योग कम थे। हालांकि यूरोप में औद्योगिक क्रांति आ चुकी थी, लेकिन रूसी साम्राज्य में केवल सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को ही प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र थे। हालांकि वहां छोटे छोटे उद्योग थे, छोटी छोटी वर्कशॉप थी, कल कारखाने थे, जहां लोग काफी संख्या में कारीगर के रूप में काम कर रहे थे। लेकिन जो उद्योग थे वो निजी उद्योग थे। और निजी उद्योग में आपको पता है बच्चों कि एक हिसाब से जो है पूंजीवादी जो व्यवस्था हम पढ़ेंगे कि काम करने के घंटे ज्यादा हैं, मजदूरों को जो है जीवन की जो उनकी कार्य करने की जो परिस्थितियां हैं वो सही नहीं है, मजदूरी कम है। तो ऐसे हालात भी थे रूसी साम्राज्य में। और 1890 तक जो है रेलवे का विस्तार होता है, उद्योग जो है वो विकसित होने लगता है और उद्योगों में जो है विदेशी पूंजी भी आने लगती है। इसका मतलब है बच्चों कि रूस में यानी रूसी साम्राज्य में जो है उद्योग विकसित हो रहे थे, तो विदेशी कंपनियां भी रूस में अपने जो है साम्राज्य अपना निवेश कर रहे थे, पूंजी लगा रहे थे। एक उदाहरण है कि इस समय तक रूस में जो कोयला उत्पादन है वो 2 गुना और जो धातु उत्पादन है, जो स्टील उत्पादन है, वो 4 गुना बढ़ गया था। मजदूर की स्थिति देखिए, काम करने के घंटे ज्यादा हैं, कम मजदूरी है। सामाजिक सत्र पर मजदूर बटे हुए थे। सामाजिक सत्र का अर्थ है बच्चों कि जो मजदूर हैं वो गांव से शहर की ओर आए थे। तो कुछ मजदूरों के तो अभी तक जो है गांव में के साथ गहरे संबंध थे और कुछ लोग स्थायी रूप से जो है शहरी मजदूरों के रूप में बस गए थे। और एक और बात है बच्चों कि उनकी योग्यता और दक्षता, यानी जो मजदूर हैं, अगर कोई ट्रेंड मजदूर है, कोई प्रशिक्षित मजदूर है, तो उसका जो सत्र है, जीवन सत्र है, वो ऊंचा था। और जिसके पास कोई योग्यता या कोई स्किल नहीं है, उसका जीवन सत्र नीचे था। तो यानी मजदूरों के जो सत्र थे उनमें भी भिन्नताएं थी। हम सामाजिक स्थिति पढ़ रहे हैं बच्चों। उसके बाद मजदूरों में औरतों की संख्या लगभग 31% औरतें काम कर रही थी, लेकिन उन्हें वेतन पुरुषों के मुकाबले कम मिलता था, आधा या 3/4। देखिए बच्चों कि अगर पुरुष को 100 रुपए मिल रहे थे तो उन्हें 25 से 50 रुपए। औरतों की जो है मजदूरी कम थी। मजदूरों के पहनावे और व्यवहार में भी फर्क था, जो उनके सामाजिक सत्र को दर्शाता था। तो सामाजिक स्थिति हमने देखी। लेकिन इतनी
विभिन्नताएं होने के बावजूद भी अगर मजदूरों को किसी मिल मालिक से शिकायत थी या फिर उनको नौकरी से निकाल दिए जाने की बात थी, तो मजदूर एकजुट भी हो जाते थे और हड़ताल, धरने, प्रदर्शन भी मिलकर करते थे। सामाजिक स्थिति में किसान बच्चों जो गांव में ज्यादातर जमीन पर खेती किसान ही करते थे, लेकिन जो जमीन है उस पर सामंतों, राजशाही यानी राजा, सामंत, कुलीन वर्ग और चर्च का कब्जा था, रूढ़िवादी चर्च का कब्जा था। किसान बटे हुए थे। हमने मजदूर पढ़ा बच्चों कि वे बटे हुए थे। इसी तरह किसानों में भी जो है एकता नहीं थी, वो बटे हुए थे, धार्मिक स्वभाव के थे। वे सामंतों और नवाबों का सम्मान भी नहीं करते थे और सामंत और नवाब जो है बच्चों, ये जार के प्रति अपनी निष्ठा रखते थे, लेकिन किसानों के दिलों में इनके प्रति कोई सम्मान नहीं था, बल्कि ये तो चाहते थे कि सामंतों से जो है जमीन छीनकर किसानों में बांट दी जाए। वे लगान भी नहीं देते थे और कई बार तो जमींदारों की हत्या भी कर देते थे। तो हमने देखा बच्चों कि मजदूर वर्ग भी और किसान वर्ग भी आपस में बटे हुए थे। लेकिन कई बार आपदा आने पर या कोई संकट आने पर जो किसान हैं वो अपनी जमीन कम्यून को सौंप देते थे। कम्यून को रशियन भाषा में मीर बोलते हैं बेटा। और कम्यून का अर्थ है एक समुदाय, एक परिवार से अलग। ठीक है बच्चों, कि परिवार से बाहर जब लोग अपनी जिम्मेदारियों को बांटते हैं, अपने काम को बांटते हैं और लाभ को भी, ठीक है, यहाँ हम बात कर रहे हैं खेती की, तो खेती से होने वाले लाभ को भी आपस में बांटते थे, तो इसे कम्यून कहा गया है। यानी जो खेती थी उसे साझा संपत्ति मान लिया जाता था और उससे होने वाला लाभ भी आपस में बांट लिया जाता था। किसान भी बटे हुए हैं, मजदूर भी बटे हुए हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर दोनों में एकता देखने को हमें मिली है। रूस में समाजवाद कैसे आया देखते हैं बच्चों। 1898 में रूस में मजदूर पार्टी, जिसका नाम है रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी, और 1900 में समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी बनी, जिसने किसानों का साथ दिया। और ये दोनों ही पार्टियां, आपको याद रखना है बच्चों कि 1914 तक रूस में किसी भी पार्टी को जो है स्वीकार नहीं किया गया था, उन्हें गैर कानूनी घोषित किया गया था। ये दोनों पार्टियां जो है भूमिगत रूप से ही काम कर रहे थे और अपने समर्थकों को जोड़ने का काम करते थे। अब रूसी जो सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी है बच्चों, यह दो भागों में बट जाती है। कारण क्या था कि जो व्लादिमीर लेनिन, जो बोल्शेविक नेता कहलाए, ये सोचते थे कि जो सदस्यों की संख्या है पार्टी में वो सीमित होनी चाहिए और उनका एक क्वालिटी होनी चाहिए, एक सत्र होना चाहिए, ताकि जो है पार्टी सदस्यों पर नियंत्रण रख सके। ध्यान रखना है बच्चों, बोल्शेविक और मेंशेविक। वैसे रशियन लैंग्वेज में बोल्शेविक का अर्थ होता है बहुमत और मेंशेविक का अर्थ होता है अल्पमत, लेकिन आपको उसमें ज्यादा गहराई से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जस्ट मैंने बताया है आपको कि इनका अर्थ क्या है। आपको ये याद रखना है कि व्लादिमीर लेनिन जो है वो बोल्शेविक नेता थे और जूलियस मार्तोव मेंशेविक नेता थे। और मार्तोव का जो है लेनिन के उल्टा सोचना था, उनके विपरीत सोचते थे। जहां लेनिन सदस्यों की संख्या कम और सत्र की बात करते थे और जिससे सदस्यों पर नियंत्रण रखने की बात भी करते थे, जूलियस ये कहते थे कि सभी को है जो सदस्यता मिलनी चाहिए, पार्टी के दरवाजे सभी के लिए खुले होने चाहिए। और इसी मतभेद के चलते जो मजदूर पार्टी है ये दो भागों में बट जाती है। रूसी साम्राज्य हमने 1905 से पहले पढ़ लिया है। तीनों सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति हमने पढ़ी। 1905 में क्या होता है देखते हैं। 1905 के आसपास बच्चों, यानी 20वीं सदी की शुरुआत, आपको पता ही है कि 1901 से लेके 2000 तक 20वीं सदी कहलाती है।
तो 20वीं सदी की शुरुआत में यानी 1901, 2, 3, 4 और 5 में क्या होता है ये हम देखेंगे। रूस ने जो शासक है जार द्वितीय, वो राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं है। उन्होंने संसद की अभी तक जो राष्ट्रीय संसद की अभी तक यहाँ कोई बात हुई भी नहीं है और क्रांतिकारियों ने की भी नहीं है। लेकिन उदारवादियों ने जो है मजदूर पार्टी और किसान पार्टी के साथ मिलकर काम किया। अभी हमने दोनों पार्टियां पढ़ी हैं बच्चों, और काम किस लिए कर रहे हैं, इस राजशाही को समाप्त करने, इस राजा को जो है वो संसद के अधीन होना चाहिए और एक संविधान का निर्माण करने की बात उदारवादियों ने कही। और उदारवादियों को जो है बच्चों राष्ट्रवादियों का और जदीदियों का समर्थन मिला। राष्ट्रवादी शब्द से आप वाकिफ हैं, और जदीदी शब्द का अर्थ है बच्चों इस्लाम धर्म को मानने वाले वे लोग जो इस्लाम का आधुनिकीकरण चाहते थे, याद रखना है। तो राष्ट्रवादियों और जदीदियों का उन्हें समर्थन मिला। 1904 में कैसे हालात थे देखते हैं। जरूरी चीजों की कीमतों में वृद्धि होती है बच्चों, महंगाई बढ़ती है और मजदूरों के वास्तविक वेतन में गिरावट आती है। वास्तविक वेतन का अर्थ है बच्चों कि कोई व्यक्ति अपने वेतन से वास्तव में कितनी चीजें खरीद सकता है। कहने का अर्थ है बच्चों कि मजदूरों के जो वेतन है वो बढ़ नहीं रहे थे, लेकिन महंगाई बढ़ रही थी, जिससे जो है इस वेतन से, जिस वेतन पे वो काम कर रहे थे, चीजें खरीदना मुश्किल हो गया था। और एक और घटना इस टाइम घटती है कि असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स के 4 सदस्यों को प्यूतिलोव आयरन वर्क्स में उनकी नौकरी से हटा दिया गया। ध्यान रखना है बच्चों कि रूसी श्रमिक सभा के 4 सदस्यों को नौकरी से निकाल दिया जाता है, तो इस बात को लेकर जो है मजदूर आंदोलन खड़ा होता है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी संकट आता था किसी कर्मचारी को लेके, किसी मिल मालिक की शिकायत को लेके, तो मजदूर एक हो जाते थे, और 1904 में भी ऐसा ही हुआ। 1905 में जो मजदूर, अभी हम पढ़े कि पूरे देश में मजदूरों ने जो है आंदोलन छेड़ दिया था, तो विंटर पैलेस यानी जार के महल के सामने मजदूर प्रदर्शन करते हैं, और उनका प्रदर्शन जो है पुलिस और राजा के सैनिकों द्वारा दबा दिया जाता है। तो इस घटना में 100 से ज्यादा मजदूर मारे जाते हैं और 300 से ज्यादा घायल होते हैं। इतिहास में इस घटना को खूनी रविवार के नाम से याद किया जाता है, क्योंकि जिस दिन मजदूर मारे गए थे उस दिन रविवार था। पूरे देश में हड़ताल होती है। जार ने रूस में परामर्शदाता संसद ड्यूमा के चुनाव की अनुमति दी। ड्यूमा बच्चों रशियन संसद को ड्यूमा बोलते हैं, और परामर्शदाता का मतलब है बच्चों कि राजा को जो है सलाह देने के लिए लोगों द्वारा निर्वाचित जो है सदस्य होने चाहिए ड्यूमा में। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। क्यों? क्योंकि 1905 में कमेटियों और यूनियनों को गैर कानूनी घोषित कर दिया जार ने। जो यूनियन का मतलब होता है बच्चों संगठन, कि जब लोगों के जो संगठन थे, चाहे वो किसानों के थे, मजदूरों के थे, उन्हें जो है गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, और राजनीतिक गतिविधियों पर भी पाबंदी लगा दी गई। लेकिन इन सारे हालातों के चलते राजा ने पहली ड्यूमा जो है वो निर्वाचित भी की और 75 दिन में बर्खास्त भी कर दी। ध्यान रखना है बच्चों आपको कि राजा ने ड्यूमा का जो है स्वीकार तो कर लिया प्रस्ताव, लेकिन पहली जो ड्यूमा बनी वो 75 ही दिन में बर्खास्त हो जाती है, छिन्न भिन्न हो जाती है। दूसरी ड्यूमा का जो कार्यकाल था वो सिर्फ 3 महीने था, और तीसरी ड्यूमा, अब आप सोच रहे होंगे कि 2 ड्यूमा नहीं चली तो तीसरी कैसे चलेगी, लेकिन तीसरी ड्यूमा चली बच्चों। क्यों? क्योंकि राजा ने जो है रूढ़िवादी नेता इसमें भर लिए थे, जो हर कदम पर जार के साथ थे, और उदारवादी और क्रांतिकारी नेता जो परिवर्तन चाहते थे उनको
ड्यूमा से बाहर कर दिया गया। अभी तक हमने बच्चों 1905 की स्थिति पढ़ी है, 1905 से पहले की पढ़ी है और 1914 की अब हम पढ़ेंगे कि हुआ क्या था। 1914 में बच्चों पहला विश्व युद्ध होता है और इस विश्व युद्ध ने रूसी साम्राज्य को कैसे खत्म किया यह हम जानने की कोशिश करेंगे। 1914 में दो यूरोपीय गठबंधन के बीच युद्ध होता है जिसे पहला विश्व युद्ध कहते हैं। हालांकि यह यूरोपीय देशों के बीच शुरू हुआ लेकिन बाद में फैलता गया। देखिए बच्चों मैप पे ये केंद्रीय शक्तियां हैं जो पिंक कलर में है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, और ये मित्र शक्तियां हैं इंग्लैंड, फ्रांस और रूस। ध्यान रखना है बच्चों, पेपर में पूछते भी हैं मित्र शक्तियां और केंद्रीय शक्तियां। तटस्थ राज्य देखिए जो ग्रे कलर में है, तटस्थ का मतलब है बच्चों ये राज्य जो ना मित्र देशों के साथ थे और न ही केंद्रीय शक्तियों के साथ, बस बैठकर देख रहे थे। तो ये थे स्पेन है बच्चों, अल्बानिया है, ये जो देश थे ये तटस्थ हैं, जैसे स्वीडन है, डेनमार्क है, नॉर्वे है, हॉलैंड है। और ये जो थोड़ा डार्क ग्रे है बच्चों, ऐसे तटस्थ राज्य जो बाद में केंद्रीय शक्तियों से जा मिले। तो ऐसे राज्य जो बाद में केंद्रीय शक्तियों से जा मिले इसमें है केंद्रीय शक्तियां, ध्यान है आपको, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और बुल्गारिया और ऑटोमन साम्राज्य जो है ये केंद्रीय शक्तियों से मिल जाते हैं। और जो ग्रीन कलर है ये वे राज्य थे जो पहले तटस्थ रहते हैं लेकिन बाद में मित्र शक्तियों से जा मिले, जैसे इटली है, यूनान है, और मित्र शक्तियां थी इंग्लैंड, फ्रांस और रूस। समझ आ गया होगा बच्चों। विश्व युद्ध के दौरान जार द्वितीय के प्रति जनता का गुस्सा था बच्चों। क्यों था आइए देखते हैं। जार द्वितीय ने ड्यूमा में मौजूद मुख्य पार्टियों से सलाह लेना छोड़ दिया। विश्व युद्ध की बात कर रहे हैं बच्चों और ड्यूमा के जो मुख्य सदस्य थे जो उनसे मदद लेना, उनसे सलाह लेना जो है जार द्वितीय ने छोड़ दिया। रूसी सेनाएं हार रही थी बच्चों जर्मनी सेनाओं से। आपको ध्यान होगा कि रूस और जर्मन अलग अलग लड़ रहे हैं बच्चों। केंद्रीय शक्ति है एक, तो कौन सी है आप ध्यान रखो, बार बार बताना ना पड़े कि जो जर्मन है बच्चों यह केंद्रीय शक्ति है और जो रूस है ये मित्र राष्ट्र है, तो दोनों अपोजिट लड़ रहे हैं। तो रूस जो है वो अपने खेमे पे हार रहा था। इसकी वजह से जो है लोगों के दिलों में जर्मन के प्रति जो है भावनाएं, क्रूर भावनाएं, उनके दिलों में जो है जर्मन विरोधी भावनाएं पैदा हुई। और इसी विरोध के चलते जो है बच्चों रूस में एक जगह है सेंट पीटर्सबर्ग, उसका नाम बदल दिया क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग एक जर्मन नेम है, उसका नाम रख दिया गया पेट्रोगार्ड। और जो जार की पत्नी थी उसके प्रति भी लोगों के दिलों में जो है विरोधी भावनाएं थी क्योंकि वह जर्मन मूल की थी। 1914 से 16 तक जो है रूसी सेनाएं हार रही थी और इसी के चलते 1917 तक लगभग 30 लाख लोग जो हैं मारे जा चुके थे। और पीछे हटती हुई सेनाओं ने, जो पराजित सेना थी, फसलों और इमारतों को नष्ट करते चले वो, क्योंकि उनका मानना था कि इससे जो है दुश्मन की जो सेना है उनको टिकने के लिए, ज्यादा देर टिकने के लिए जो है जो बेसिक जो जरूरतें हैं वो उनको नहीं मिलेंगी, तो इसलिए इमारतों और फसलों को नष्ट कर दिया। उद्योग धंधे बंद हो गए। ये तो आपको पता ही है बच्चों, जब कोई देश युद्ध में उलझा होता है तो उस देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक हालात जो है वो बिगड़ जाते हैं, उथल पुथल आ जाती है देश में, उद्योग धंधे भी बंद हो गए। हमने मैप पे बाल्टिक सागर देखा था, तो बाल्टिक सागर से उद्योगों के लिए कच्चा माल जो है आयात किया जाता था, लेकिन बाल्टिक सागर पर जर्मनी का अधिकार हो जाता है, तो इसी वजह से उद्योगों को जो है कच्चा माल न मिलने की वजह से उद्योग बंद हो जाते हैं और औद्योगिक उपकरण भी धीरे धीरे बेकार होने लगते हैं। इन्हीं युद्धों के चलते जो है रेलवे लाइनें टूट जाती हैं। ज्यादातर जो लोगों को, अच्छी सेहत वाले लोगों को युद्धों में झोंक दिया जाता है। देश भर में मजदूरी कम हो जाती है और जरूरी सामान बनाने वाली जो वर्कशॉप्स हैं वो भी ठप हो जाती हैं। अब जो अनाज है, देखिए
रोटी और आटे की किल्लत हो गई। क्यों? क्योंकि अनाज जो है वो युद्ध लड़ रहे सैनिकों के लिए भेज दिया जाता था, जिससे देश में जो है रोटी की समस्या सामने आई और लोग जो हैं 1916 में रोटी की दुकानों पर अक्सर जो है दंगे देखने को मिलते हैं। तो अभी तक हमने 1905 से पहले की स्थिति, फिर 1905 में क्या हालात बनते हैं और किस तरह से प्रथम विश्व युद्ध जो है वो रूसी साम्राज्य को के विघटन की ओर जो है अग्रसर होता है, और 1916 में जब विश्व युद्ध में रूसी साम्राज्य हार की तरफ चलता है, तो और किस तरह से साम्राज्य में परिवर्तन आते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। इतना आपको समझ आ गया होगा बच्चों। धन्यवाद।